हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैंपस थ्योरी। सो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पीपीएस यानी प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब्जेक्ट स्पेशली फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन बिल्ड करता है। और इस वीडियो में हम यूनिट 1 कंप्लीट स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एमएलएसपीटी सिलेबस। अब इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, लाइक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सीपीयू कैसे वर्क करता है, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, सिंटेक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स एंड मैनी मोर टॉपिक्स। और अगर आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये लेक्चर आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी का बेस बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सब डेली कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम, इवन स्मार्ट टीवी। बट एक्चुअली अंदर क्या काम हो रहा है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। सो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, कैबिनेट एक्सेट्रा। सिंपल सी लाइन याद रखना, जो फिज़िकली एग्जिस्ट करता है वो हार्डवेयर होता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा टास्क कैसे परफॉर्म करना है। एग्जांपल्स विंडोज़, क्रोम, एमएस वर्ड, गेम्स एक्सेट्रा। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखो, अगर कंप्यूटर को ह्यूमन बॉडी मान लो तो हार्डवेयर उसकी बॉडी पार्ट्स है और सॉफ्टवेयर उसका ब्रेन प्लस इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करेगा और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकता। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। अब हमें बेसिक आइडिया हो गया है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, बट क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। सो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स को समझते हैं। यहाँ आप एक ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम की हेल्प से हमें ईजिली समझ आएगा कि कंप्यूटर डाटा को कैसे प्रोसेस करता है फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। सबसे पहले डाटा आता है इनपुट यूनिट में। इनपुट यूनिट का काम होता है यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शंस लेना, जैसे कीबोर्ड से टाइपिंग, माउस से क्लिकिंग, स्कैनर से डॉक्यूमेंट स्कैन करना एक्सेट्रा। उसके बाद ये डाटा सीपीयू तक जाता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यहीं पर एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। अब सीपीयू के भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ईएलयू। कंट्रोल यूनिट पूरा फ्लो मैनेज करता है, मतलब डाटा कहाँ जाएगा, कौन सा टास्क कब परफॉर्म होगा। और एएलयू कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इसके साथ मेमोरी यूनिट भी कनेक्टेड होती है जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। और फाइनली प्रोसेस्ड रिजल्ट आउटपुट यूनिट तक जाता है जो हमें रिजल्ट शो करता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। सो ओवरऑल फ्लो कुछ इस टाइप का होता है। इनपुट यूनिट से सीपीयू, सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से आउटपुट यूनिट। मतलब यूज़र इनपुट देता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फाइनली हमें आउटपुट मिल जाती है। अब तक हमने कंप्यूटर सिस्टम का ओवरऑल फ्लो समझ लिया। सो अब चलिए एक एक कंपोनेंट को डिटेल में समझते हैं, स्टार्टिंग विद द इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट बेसिकली कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसका काम होता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाना। सिंपल वर्ड्स में जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाती है। एग्जांपल्स कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, कंप्यूटर डायरेक्टली ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज। इसलिए इनपुट यूनिट हमारे दिए गए डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है और फिर प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को सेंड करती है। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो, मान लो पीपीएस यूनिट 1, तो आप कीबोर्ड से टाइप करते हो। कीबोर्ड उस इनपुट को कंप्यूटर तक भेजता है, फिर कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है और फाइनली रिज़ल्ट स्क्रीन पे शो हो जाता है।
सेम वे जब आप माउस से क्लिक करते हो या माइक्रोफोन से वॉइस देते हो, वो सब इनपुट यूनिट के थ्रू ही कंप्यूटर तक जाता है। सो सिंपल सी लाइन याद रखना, इनपुट यूनिट यूज़र और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। नाउ अब हम आ गए हैं कंप्यूटर के सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पर, सीपीयू। और ऑनेस्टली अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर बेसिकली एक एम्प्टी बॉक्स जैसा है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो मोस्टली सीपीयू ही परफॉर्म करता है। सीपीयू कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। सिंपल वर्ड्स में कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये सब सीपीयू डिसाइड करता है। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन पूरा बॉडी कंट्रोल करता है, हैंड्स को मूव करना, आईज से देखना, डिसीजंस लेना एक्सेट्रा। वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जब आप लैपटॉप में गेम ओपन करते हो, यूट्यूब चलाते हो या कोई फाइल ओपन करते हो, तो हर इंस्ट्रक्शन सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होता है। इसलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सीपीयू एग्जीक्यूट्स ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब हम सीपीयू के अंदर के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं। सीपीयू मेनली 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। और ये तीनों मिलकर कंप्यूटर को प्रॉपर्ली वर्क करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एएलयू की। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नाम से ही क्लियर होता है, ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कंपैरिजंस एक्सेट्रा। मतलब अगर कंप्यूटर को कोई कैलकुलेशन करनी हो तो वो काम एएलयू परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैलकुलेटर में 20 + 10 करते हो तो कंप्यूटर के अंदर एएलयू जैसा पार्ट ही वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं, लाइक कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स। सो सिंपल लाइन, एएलयू क्या होता है, कैलकुलेशन पार्ट ऑफ सीपीयू। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंप्यूटर का मैनेजर होता है। इसका काम होता है इंस्ट्रक्शन को मैनेज करना, डाटा फ्लो का कंट्रोल करना और डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन करना। ये डिसाइड करता है डाटा कहाँ जाएगा, कब प्रोसेस होगा और कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सब टीचर्स और स्टूडेंट्स को मैनेज करता है, वैसे ही कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को मैनेज करती है। इसीलिए कंट्रोल यूनिट को मैनेजर ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हो। और फाइनली आते हैं रजिस्टर्स पर। रजिस्टर छोटे मेमोरी लोकेशंस होते हैं जो सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करते हैं और बहुत फास्ट होते हैं। एक्चुअली रजिस्टर्स रैम से भी फास्टर मेमोरी होते हैं। जब सीपीयू को क्विकली डाटा एक्सेस करना होता है तो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्स में स्टोर होती है। तो सिंपल वर्ड्स में रजिस्टर्स सीपीयू की अल्ट्रा फास्ट टेम्परेरी मेमोरी होती है। ना अब हम आ गए हैं मेमोरी यूनिट पर। और ऑनेस्टली मेमोरी के बिना कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर को डाटा स्टोर भी करना होता है, इंस्ट्रक्शन याद भी रखनी होती हैं और रिजल्ट्स भी सेव करने होते हैं। सो बेसिकली मेमोरी यूनिट का काम होता है डाटा स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन स्टोर करना और प्रोसेस रिजल्ट्स को होल्ड करना। अब मेमोरी मेनली 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है और प्रोसेसिंग के टाइम डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। ये फास्ट होती है बट स्टोरेज लिमिटेड होती है। प्राइमरी मेमोरी के मेन टाइप्स होते हैं रैम, रोम, कैशे मेमोरी। नाउ फर्स्ट कम्स रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब भी आप कंप्यूटर या मोबाइल में कोई ऐप ओपन करते हो तो वो टेम्परेरी रैम में लोड होती है, और जैसे ही पावर ऑफ होती है रैम का डाटा डिलीट हो जाता है। इसलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। अब सिंपल एग्जांपल्स देखो, मान लो आप स्टडी टेबल पर बुक्स रख कर पढ़ रहे हो। जो बुक्स अभी यूज़ हो रही हैं वो रैम की तरह है, काम ख़त्म, बुक्स हटा दी। एग्जैक्टली सेम वे
रैम टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। नाउ नेक्स्ट इज़ रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है, पावर ऑफ होने के बाद भी इसका डाटा डिलीट नहीं होता। रोम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस स्टोर करती है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर बूट होता है। जैसे जब आप फ़ोन ऑन करते हो और कंपनी का लोगो सबसे पहले शो होता है, वो प्रोसेस रोम की हेल्प से होता है। नाउ कम्स कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी रैम से भी फास्टर होती है। ये फ्रिक्वेंटली यूज डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है ताकि सीपीयू उसे क्विकली एक्सेस कर सके, इसलिए कंप्यूटर की स्पीड इम्प्रूव होती है। सिंपल एग्जांपल, जैसे एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप रफ पेज पर लिख लेते हो ताकि बार बार पूरी नोटबुक ना खोलनी पड़े, वैसे ही कैशे मेमोरी इंपॉर्टेंट डाटा को फास्ट एक्सेस के लिए स्टोर करती है। एंड फाइनली सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है। एग्जांपल्स HDD, SSD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। इसमें डाटा लॉन्ग टाइम तक सेफली स्टोर रहता है इवन आफ्टर पावर ऑफ। सो सिंपल वर्ड्स में प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फास्ट, बट टेम्परेरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज। नाउ अब बात करते हैं स्टोरेज यूनिट की। अभी हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा, बट एक क्वेश्चन आता है, अगर रैम का डाटा पावर ऑफ होते ही डिलीट हो जाता है तो फिर फ़ोटोज़, वीडियोज़ और फाइल परमानेंटली सेव कहाँ होती है? तो उसके लिए यूज़ होती है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट का काम होता है डाटा को परमानेंटली स्टोर करना, मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा सेफ रहता है। एग्जांपल HDD, SSD, CD और DVD, USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड। अब सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देखो, मान लो आपके फ़ोन में 5000 फ़ोटो सेव्ड हैं, वो रैम में स्टोर नहीं होती वरना फ़ोन ऑफ होते ही सब डिलीट हो जाता, वो एक्चुअली स्टोरेज में सेव होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी फाइल्स परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होती है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन HDD वर्सेस SSD। सबसे पहले HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए HDD की स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होती है, बट HDD चीपर होती है और कम प्राइस में ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है। नाउ कम्स SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD में मूविंग पार्ट्स नहीं होती, इसलिए ये काफ़ी फास्ट होती है। लैपटॉप जल्दी ऑन होता है, ऐप्स फास्ट ओपन होती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर मिलती है, बट SSD थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। अब सिंपल एग्जांपल देखो, HDD और SSD को ऐसे समझो, HDD क्या है, नॉर्मल बाईसाइकिल, और SSD क्या है, स्पोर्ट्स बाइक। दोनों सेम डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगी, बट स्पोर्ट्स बाइक ऑब्वियसली फास्टर ही पहुंचेगी। एग्जैक्टली सेम वे SSD फास्टर होती है कंपेयर टू HDD। सो शॉर्ट कंपेरिजन याद रखना, HDD स्लोअर, मैकेनिकल पार्ट्स एंड चीपर, SSD फास्टर, नो मूविंग पार्ट्स एंड एक्सपेंसिव। और आजकल मोस्टली मॉडर्न लैपटॉप्स में SSD यूज़ होती है बिकॉज स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों बेटर मिलते हैं। नाउ अब तक हम कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमने डिटेल में समझा इनपुट यूनिट, CPU, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। और अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। सिंपल वर्ड्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। एग्जांपल विंडोज़, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, माकोस। अब क्वेश्चन आता है OS का काम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे मेमोरी मैनेज करना, फाइल्स मैनेज करना, एप्लीकेशंस रन करवाना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल करना। अब एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देखो, मान लो एक स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्लासेस भी हैं, बट अगर प्रिंसिपल ही ना हो तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे पार्ट्स और टास्क को मैनेज करता है। जब आप लैपटॉप ऑन करते हो, क्रोम ओपन करते हो, सॉन्ग्स प्ले करते हो या गेम्स रन करते हो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से पॉसिबल होता है। सो सिंपल लाइन याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को प्रॉपर्ली वर्क करने में हेल्प करवाता है
और सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नाउ अब तक हमने कंप्यूटर सिस्टम और उसके कंपोनेंट समझ लिए, बट अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो प्रोग्रामर लिखता है कंप्यूटर उसे एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करता है, मतलब जो कोड हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं वो कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है और आउटपुट कैसे देता है। सो अब हम पूरा फ्लो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है जिसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। ये ह्यूमन रीडेबल कोड होता है जो सी लैंग्वेज जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ, स्कैनफ या कोई सिंपल सी लैंग्वेज। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटर डायरेक्टली सी लैंग्वेज या इंग्लिश नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में आता है कंपाइलर। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और अगर कोड में सिंटेक्स एरर हो तो कंपाइलर उस एरर को डिटेक्ट भी करता है। कंपाइलर के कन्वर्जन के बाद बनता है ऑब्जेक्ट कोड। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, गिवन सी प्रोग्राम में मेक यूज़ ऑफ सेवरल लाइब्रेरी फंक्शंस। मतलब हमारे प्रोग्राम में कुछ रेडीमेड फंक्शंस भी यूज़ होते हैं, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ एक्सेट्रा। तो प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड लाइब्रेरी फंक्शंस के ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक करना पड़ता है, और यहाँ काम आता है लिंकर। लिंकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कोड्स को कंबाइन करता है और फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। सिंपल वर्ड्स में लिंकर सारे प्रोग्राम पार्ट्स को जोड़कर फाइनल रनेबल प्रोग्राम बनाता है। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी हो जाती है। उसके बाद आता है लोडर। लोडर एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है ताकि सीपीयू उसे एग्जीक्यूट कर सके, और फाइनली प्रोग्राम मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है और हमें आउटपुट मिल जाती है। अब इसको एक इजी रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक बाइक बना रहे हो, इंजन अलग है, टायर्स अलग है, हैंडल अलग है। अब इन सब पार्ट्स को जोड़कर कंप्लीट बाइक बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली सेम वे लिंकर डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड्स को कंबाइन करता है और फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। सो ओवरऑल फ्लो याद रखना, सोर्स कोड से कंपाइलर, कंपाइलर से ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड से लिंकर, लिंकर से एग्जीक्यूटेबल फाइल, फाइल से लोडर, लोडर से एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन से आउटपुट। ये पूरा प्रोसेस प्रोग्रामर के रिटन कोड को एक्चुअल वर्किंग प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। नाउ अब हम आ गए हैं प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर, एल्गोरिदम। और ऑनेस्टली अगर एल्गोरिदम क्लियर हो गया तो प्रोग्रामिंग काफ़ी इजी लगने लगती है। स्लाइड में आप लेफ़्ट साइड पर एल्गोरिदम के प्रॉपर स्टेप्स देख सकते हो। बेसिकली एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, और हर स्टेप प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा जाता है ताकि प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो सके। जनरली एल्गोरिदम में स्टार्ट होता है, इनपुट ली जाती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट शो होता है और एंड हो जाता है। मतलब हर काम एक प्रॉपर ऑर्डर में परफॉर्म होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। मान लो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ए, बी और सी। अब हमें फाइंड करना है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो एल्गोरिदम कुछ इस टाइप से वर्क करेगा। फॉर स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट 3 नंबर्स ए, बी एंड सी। स्टेप 3 चेक करो अगर ए ग्रेटर है बी से और ए ग्रेटर है सी से तो ए ग्रेटर होगा। स्टेप 4 अगर बी ग्रेटर है ए से और बी ग्रेटर है सी से तो बी ग्रेटेस्ट होगा, अदरवाइज सी ग्रेटेस्ट होगा। स्टेप 6 ग्रेटेस्ट नंबर डिस्प्ले करो। स्टेप 7 स्टॉप। अब नोटिस करो हमने डायरेक्टली आंसर नहीं निकाला, हमने प्रॉब्लम को स्मॉल लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइड किया, और एग्जैक्टली यही एल्गोरिदम का मेन पर्पस होता है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजी स्टेप बाय स्टेप लॉजिक में कन्वर्ट करना। इसी वजह से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एल्गोरिदम बनाना बहुत यूज़फुल होता है, बिकॉज उससे लॉजिक पहले ही क्लियर हो जाता है। अब हम आ गए हैं फ्लो चार्ट पर, और ऑनेस्टली फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग को विजुअली समझने का एक बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वे है। अभी हमने एल्गोरिदम पढ़ा था जिसमें स्टेप्स रिटन फॉर्म में होते हैं,
बट फ्लो चार्ट में सेम स्टेप्स को ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। यहाँ स्लाइड में आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हो जिसमें प्रॉपर फ्लो दिखाया गया है, स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टॉप। मतलब प्रोग्राम किस सीक्वेंस में चलेगा वो डायग्राम के थ्रू शो किया जा सकता है। अब फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल यूज़ होते हैं और हर सिंबल का अपना मीनिंग होता है। सबसे पहले ओवल सिंबल। ओवल सिंबल स्टार्ट और स्टॉप शो करने के लिए यूज़ होता है। देन पैरेललोग्राम, ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यूज़र से डेटा लेना या रिजल्ट डिस्प्ले करना। नेक्स्ट रेक्टेंगल सिंबल, ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब कैलकुलेशंस या ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होते हैं। और डायमंड सिंबल यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अब एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देखो। मान लो आप किसी को टी बनाना सिखा रहे हो। अगर आप सिर्फ बोल दो टी बना लो तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट अगर आप स्टेप्स डायग्राम के थ्रू दिखाओ, स्टार्ट, वाटर बॉयल, देन टी ऐड, देन मिल्क ऐड, देन सर्व, तो समझाना ईजी हो जाता है। एग्जैक्टली सेम वे फ्लो चार्ट लॉजिक को विजुअली ईजी बना देता है। नाउ स्लाइड में फ्लो चार्ट की एडवांटेजेस भी दिए गए हैं। सबसे पहले ईजी टू अंडरस्टैंड, फ्लो चार्ट देखकर लॉजिक क्विकली समझ आ रहा जाता है। सेकंड, बेटर कम्युनिकेशन, प्रोग्रामर ईजिली दूसरी पर्सन को लॉजिक एक्सप्लेन कर सकता है। थर्ड, एरर डिटेक्शन, फ्लो चार्ट की हेल्प से मिस्टेक्स जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती हैं। फोर्थ, डॉक्यूमेंटेशन, फ्यूचर में प्रोग्राम को रिवाइज या अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, बट फ्लो चार्ट की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। फर्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग, फ्लो चार्ट बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। सेकंड, डिफ़िकल्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो फ्लो चार्ट भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थर्ड, हार्ड टू मॉडिफाई, अगर लॉजिक में चेंजेस करने हो तो पूरा फ्लो चार्ट अपडेट करना पड़ सकता है। सो सिंपल लाइन याद रखना, फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग लॉजिक का ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जिससे अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग ईजी हो जाती है। अब हम आ गए हैं सूडो कोड पर, और ऑनेस्टली बिगिनर्स के लिए प्रोग्रामिंग समझने का ये सबसे इजी स्टेप होता है। हमने पहले एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट पढ़ा। एल्गोरिदम स्टेप्स टेक्स्ट फॉर्म, फ्लो चार्ट ग्राफिकल फॉर्म। सूडो कोड इन दोनों के बीच का सिंपल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है। व्हाट इज़ सूडो कोड? सूडो कोड एक इनफॉर्मल वे होता है प्रोग्राम लॉजिक लिखने का, जिसमें हम सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। इसमें स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते, ना सेमीकोलन की टेंशन, ना ब्रैकेट्स की बाइंडिंग, ना सिंटेक्स एरर। पर्पस ऑफ सूडो कोड, सूडो कोड का मेन पर्पस होता है प्रोग्राम लिखने से पहले लॉजिक को क्लियरली प्लान करना, स्टेप्स को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बनाना। फॉर एग्जांपल, स्टार्ट, इनपुट ए एंड बी, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्रिंट सी देन स्टॉप। ये सी लैंग्वेज कोड नहीं है, बट लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। की पॉइंट्स, ईजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, लॉजिक क्लियरली डिफाइन होता है, कोडिंग से पहले प्लानिंग ईजी हो जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल, सोचो आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, मार्केट जाओ, मिल्क लो, घर वापस आओ। ये भी सूडो कोड जैसे ही है, नो कोडिंग, ना सिंटेक्स, सिर्फ क्लियर स्टेप्स। सो सूडो कोड प्रोग्रामिंग लॉजिक को सिंपल इंग्लिश लाइक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है विदाउट स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल्स। नाउ अब हम आ गए हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। और ऑनेस्टली ये टॉपिक प्रोग्रामिंग का बैकबोन है, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं हमें डाटा स्टोर करना होता है, और वही काम वेरिएबल्स करते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। सिंपल वर्ड्स में वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल, इंट एज इज इक्वल्स टू 18। यहाँ एज क्या है? वेरिएबल 18 क्या है? वैल्यू है उसकी। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो। मान लो एक स्कूल बैग है, उस बैग में आप बुक्स, नोटबुक्स, पेन एक्सेट्रा रखते हो, तो बैग एक वेरिएबल जैसा है और अंदर रखी हुई चीज़ें वैल्यूज़ जैसी हैं।
अब नेक्स्ट कंसेप्ट है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बताते हैं कि वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, मतलब नंबर स्टोर करना है, डेसिबल वैल्यू, करेक्ट या ट्रू फॉल्स वैल्यू। प्रोग्रामिंग में कॉमन टाइप्स डेटा टाइप्स होते हैं इंट, इंटीजर वैल्यूज़ जैसे कि 1 2 3, फ्लोट, डेसिमल वैल्यूज़ जैसे कि 3.14 2.5, कैर, सिंगल करेक्टर जैसे ABC, उसके बाद डबल, लार्ज डेसिमल वैल्यूज़ के लिए। अब सिंपल एग्जांपल समझो, अगर लिखा इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू 90, तो यहाँ मार्क्स इंटीजर टाइप डाटा स्टोर करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर वेरिएबल को एक करेक्ट डेटा टाइप देना ज़रूरी होता है, वरना प्रोग्राम एरर दे सकता है। सो सिंपल लाइन याद रखना, वेरिएबल इज़ डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन, डेटा टाइप इस डाटा का टाइप डिफाइन करता है। नाउ हम आ गए हैं लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, सिंटेक्स एरर्स और लॉजिकल एरर्स। और ये टॉपिक प्रोग्रामिंग में बहुत कॉमन होता है। सबसे पहले समझते हैं सिंटेक्स एरर्स। सिंटेक्स एरर तब होता है जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। सिंपल वर्ड्स में जब कोड का स्ट्रक्चर गलत हो जाता है, जैसे सेमीकोलन मिस करना, ब्रैकेट्स गलत लगाना या स्पेलिंग मिस्टेक कर देना। एग्जाम्पल, अगर आप सी लैंग्वेज में लिख दो printf राउंड ब्रैकेट स्टार्ट देन द कॉमर्स देन हेलो देन कॉमर्स क्लोज देन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन ना लगाओ तो कंपाइलर एरर शो करेगा। इसको ही सिंटेक्स एरर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर तब होता है जब कोड सही तरीके से रन हो जाता है बट आउटपुट गलत आता है, मतलब प्रोग्राम क्रैश नहीं करता बट रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता। एग्जाम्पल, मान लो आप एडिशन करना चाहते हो बट आप गलती से सब्ट्रैक्शन कर देते हो, कोड रन होगा बट आंसर रॉन्ग आएगा। अब सिंपल डिफरेंस याद रखना, सिंटेक्स एरर्स क्या होते हैं, कोड लिखने की मिस्टेक या फिर रूल ब्रेक। लॉजिकल एरर लॉजिक की मिस्टेक या रॉन्ग आउटपुट। नाउ एक रियल लाइफ एग्जांपल, सिंटेक्स एरर्स क्या है, ग्रामर मिस्टेक्स इन इंग्लिश सेंटेंस। लॉजिकल एरर क्या है, सिंटेक्स सही है बट मीनिंग गलत हो गया। सो सिंपल लाइन, सिंटेक्स एरर रोक देता है प्रोग्राम को रन होने से, लॉजिकल एरर प्रोग्राम को रन होने देता है बट रॉन्ग रिजल्ट देता है। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन विद यूनिट 1। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्ज़ाम रेडी मटेरियल सब कुछ ईजिली मिल जाएगा। चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो फाइनली, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है देन यू आर ऑलरेडी अहेड इन प्रोग्रामिंग जर्नी। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।